मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर ग्रेटर नेपाल बना तो क्या होगा। कहने का अर्थ है कि एक समय के लिए, एक मोमेंट के लिए चलिए मान लेते हैं कि जो ग्रेटर नेपाल की पहल बालेन शाह द्वारा की जा रही है वो सक्षम हो गई, वो सफल हो गई, तो क्या होगा। आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम आज की आपके साथ बात शेयर करने वाले ग्रेटर नेपाल के बारे में। हम आज देखते हैं अपनी इस वीडियो में कि ग्रेटर नेपाल अगर बन जाता है तो कैसे बनेगा, इस पे कितना नुकसान का सामना करना पड़ सकता है और ग्रेटर नेपाल में इंडिया की कौन कौन सी जमीनें हैं। आज हमारे पास इंडियन मीडिया का एक रिपोर्ट है, तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं और इस रिपोर्ट को देखते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं कि इंडियन मीडिया ग्रेटर नेपाल के बारे में क्या सोचता है। क्या वो ये चाहते हैं कि ग्रेटर नेपाल बने? तो चलिए रिपोर्ट देखते हैं, फिर आपके साथ शेयर करते हैं। हेलो मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर ग्रेटर नेपाल बना तो क्या होगा। कहने का अर्थ है कि एक समय के लिए, एक मोमेंट के लिए चलिए मान लेते हैं कि जो ग्रेटर नेपाल की पहल बालेन शाह द्वारा की जा रही है वो सक्षम हो गई, वो सफल हो गई, तो क्या होगा। एंड लेट्स इमेजिन, अब आपको लग रहा होगा कि बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, बहुत मज़ा आएगा क्योंकि नेपाल और बड़ा हो जाएगा। हम और गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम नेपाली हैं और हमारा एरिया, अभी जो कहते हैं 1,47,000, ये वाला जो पूरा मैटर कहते हैं, ये हम और ज़्यादा कह पाएंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि हमारी जनसंख्या 3 करोड़ के आसपास है, बल्कि हम ये कहेंगे कि हमारी जनसंख्या 10 करोड़ 12 करोड़ है। क्यों? क्योंकि हम लोग अपना जो भूभाग है, अपनी जमीन है, पा चुके हैं एज अ नेपाली, राइट। तो चलिए देखते हैं कि अगर ये पॉसिबल हुआ तो क्या होगा। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक बनाई हुई वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए और ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप बीच में ही छोड़ देंगे तो आप पूरे कॉन्टेक्स्ट को नहीं जान पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में कि अगर ग्रेटर नेपाल हो गया तो क्या होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे इकोनॉमी पे। अब जब सारे के सारे एरियाज़ नेपाल के हो जाएंगे तो वहाँ की इकोनॉमी भी नेपाल की हो जाएगी और वहाँ का डेवलपमेंट भी नेपाल का हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि टूरिज्म सेक्टर बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकता है, क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर जो जगहें हैं वो नेपाल में आ जाएंगी, जैसे कि शिमला, दार्जिलिंग, सिक्किम, नैनीताल, बहुत सारे, ये सारे एरियाज़ नेपाल के हो जाएंगे। मैं सिर्फ टूरिज्म एरियाज़ की अभी बात कर रहा हूँ। उसके बाद और जो डेवलपमेंट वाली चीज़ें हैं, जैसे बिहार के जो ट्रेनें हैं, यूपी के जो ट्रेनें हैं गोरखपुर में, ये सारे ट्रेन के जो रूट्स हैं ये भी नेपाल के अंदर आ जाएंगी। तो वहाँ पे काफ़ी हम लोग और भी प्राउड फील करेंगे कि हमारे यहाँ इतना ज़्यादा डेवलपमेंट और हो गया। वाओ, मज़ा आ रहा है ना, कितना अच्छा लग रहा है। अब ये सुन के सारे नेपालियों के मन में लड्डू तो पक्का फूट रहे होंगे कि इतने ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं और हम लोग रिलेट भी कर रहे होंगे। लेकिन अब जान लेते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट्स के बारे में, क्योंकि पॉजिटिव इम्पैक्ट्स तो बहुत सारे हैं और हम एक्सप्लेन करने लगे तो ये छोटी सी वीडियो में हम एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं इसके बारे में कोई भी नेपाली सोच ही नहीं रहा है। दोस्तों, मैं किसी भी फैसले को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ। बालेन शाह जो फैसला लिए हैं मैं उससे बहुत ज़्यादा सहमत हूँ। क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान अगर अपने देश की ज़मीन है उसको वापस पाना चाहता है तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। लेकिन उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स को जानने के बाद तो बात करते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट्स की। इंडिया विल ऐड ब्लॉकेज। कहने का अर्थ ये है कि ग्रेटर नेपाल बनते ही इंडिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, विच विल रिजल्ट कि इंडिया और ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा, यानी कि हमारा जो रिलेशन है उसमें ऑब्वियसली दरार आएगा 2015 की तरह, जैसे ब्लॉकेज लगा था। फिर क्या, नेपाल चाइना से या फिर भूटान से मदद मांगेगा, क्योंकि बांग्लादेश भी गुस्सा हो जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश इंडिया को बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करता है। तो अगर कोई सामान अभी हम 20 रुपए में खरीद रहे थे, अगर वही सामान हमें चाइना से इंपोर्ट करा के मंगाना पड़ रहा है तो उसका प्राइस 200 भी हो सकता है और 2000 भी हो सकता है, राइट। तो अब अगर नेपाल भूटान से मदद मांगे तो फिर कुछ हो सकता है, मगर प्रॉब्लम यहीं पे ख़त्म नहीं होती। नेपाल के पास इससे भी बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आएंगी। अब ज़रा नज़र डालते हैं पॉपुलेशन की। तो अभी जो नेपाल की जनसंख्या है 3 करोड़ के आसपास। क्या हर एक नेपाली जो ये वीडियो सुन रहा है वो अपने दिल पे हाथ रखकर ये चीज़ सोचे और समझे, क्या सच में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं? अगर होती तो इतने सारे नेपालियों को विदेश जाके कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज तक नेपाल में एक भी ढंग का साइंटिस्ट नहीं हुआ। इंटरेस्टिंग होती जा रही है और दोनों साइडों पे है। ऐसा नहीं है कि नेपाली के पास दिमाग नहीं है, लेकिन नेपाली के पास रिसोर्सेस नहीं है, और ये मैं बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ। अगर ये भी मान ले नेपाल के पास रिसोर्सेस भी हैं, अगर हम बिजली की बात करें 83,000 मेगावाट, इसका मतलब ये है कि अगर नेपाल पूरे एशिया को लगातार बिजली दे फिर भी पूरे एशिया को उजाला कर सकता है।
लेकिन क्या फ़ायदा, उसका 5% 10% भी नेपाल नहीं इस्तेमाल कर पा रहा है। यही हालत है वहाँ के जनसंख्या की। वहाँ के लोग मजबूरी में विदेश जा रहे हैं अपनी बहन, बेटी, परिवार को छोड़कर। तो अगर 3 करोड़ की जनसंख्या नहीं संभाली जा रही है तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि अगर ये सारे भूभाग, ये सारे जमीन नेपाल के हो जाएंगे तो जनसंख्या की जो वृद्धि होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। लगभग 4.25 करोड़ की जनसंख्या बिहार से आएगी, 1 लाख के आसपास जनसंख्या उत्तराखंड से, 77 लाख 78 लाख के आसपास की जनसंख्या हिमाचल प्रदेश से और 7 लाख के आसपास की जनसंख्या गोरखपुर से नेपाल में शामिल हो जाएगी। यदि यह हो जाता है तो नेपाल की जनसंख्या अमूमन 6 से 7 करोड़ के आसपास हो जाएगी। यानी कि 7 करोड़ और ये 3 करोड़ जोड़ लेते हैं 10 करोड़। अब इस बदलती जनसंख्या के साथ नेपाल के आपातकालीन सेवाओं, सामाजिक सुरक्षा और अवसरों पर दबाव बढ़ सकता है, और बढ़ सकता नहीं, ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। वर्तमान में नेपाल की आबादी 3 करोड़ के करीब है और ऐसे बड़े आंकड़े के बढ़ने के बाद नेपाल के लोगों की जो जीवन शैली है, जो अपॉर्चुनिटीज और अवसर हैं और सामाजिक मान्यताएं जो हैं, उसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अधिकांश नेपाली नागरिक अपनी आय और रोजगार की खोज में विदेश की ओर जा रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया, और इस जनसंख्या वृद्धि के कारण और ज़्यादा क्राइसिस हो जाएगा और ज़्यादा जो नेपाल सरकार है उसके ऊपर बर्डन हो जाएगा, क्योंकि अगर 3 करोड़ नहीं संभाले जा रहे हैं तो फिर आपसे एक्स्ट्रा 6 से 7 करोड़ कैसे संभाले जाएंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। नेपाल के लिए जनसंख्या बढ़ने का मतलब और भी जो इमरजेंसी मुद्दे हैं उनका सामना करना भी है। उपयुक्त शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पॉपुलेशन का जो नियंत्रण है, प्रदूषण नियंत्रण, भूमि का उपयोग और समावेशी विकास के लिए इस वृद्धि के बावजूद संघर्ष करना होगा। और इसके अतिरिक्त सीमा की नज़दीकी और अप्रशिक्षित प्रवासी कामगारों के प्रवासन की बढ़ती जनसंख्या भी नेपाली समाज के लिए एक चुनौती होगी। अब बात करते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम की, और अगर आप इससे एग्री करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर नहीं एग्री करते हैं तो सिर्फ नेपाल इंडिया के हेट फैलाने के बजाय आप कमेंट में एग्जैक्ट रीज़न लिखना कि ये क्यों संभव नहीं है या फिर क्यों संभव है। आप मुझसे एग्री करते हैं तो क्यों करते हैं, और नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं। अब देखो, अब अगर वो सारी ज़मीन नेपाल के हो जाएंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा कि इंडियंस जो हैं वो नेपाल पे राज करने लगेंगे। अब आपको बड़ा ही शॉकिंग लग रहा होगा, तो मेरी बात सुन लीजिए पहले, ये कैसे और क्यों मैं कह रहा हूँ। अब जब नेपाली लोग, मान लीजिए कि गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जो भूभाग हैं, ज़मीन है, वो नेपाल के हो जाएंगे, और भी उत्तराखंड, बिहार के कुछ भूभाग जो है वो नेपाल के हो जाएंगे, तो वहाँ के पॉलिटिशियंस भी नेपाल के हो जाएंगे। अब ऐसे में आप ही सोचिए कि क्या होगा। मेजॉरिटी जो रूलर्स हैं वो इंडियंस हो जाएंगे, यानी कि मेजॉरिटी जो लोग हैं वो इंडियंस हो जाएंगे। नेपाल की जनसंख्या 3 करोड़, इंडिया के से हमें मिल गए 6 से 7 करोड़। अब ऐसे कौन किसको रूल करेगा, आप अंदाज़ा लगा लीजिए। ऐसा नहीं है कि अगर वो ज़मीन नेपाल की हो गई तो वहाँ के जो लोग हैं वो अपने आप को नेपाली फील करने लगेंगे और नेपाल के लिए, उनके लिए देशभक्ति आएगी। ये मैं कैसे कह पा रहा हूँ। सपोज दैट आज नेपाल को चाइना ले लेता है, तो क्या आप चाइना के प्रति देशभक्ति का फीलिंग ला पाओगे? ज़िंदगी में नहीं ला पाओगे। आप हमेशा खुद को एक नेपाली ही मानोगे। ठीक इसी तरीके से जब वो लोग नेपाल में आएंगे तो भले ही वो उनका नागरिकता नेपाली रहेगा, लेकिन अंदर से वो हमेशा खुद को इंडियन ही मानेंगे और हमेशा इंडिया की ही भलाई चाहेंगे, और वो यही सोचेंगे कि नेपाल किसी तरीके से इंडिया हो जाए। नेपाल में अभी 175 निर्वाचन क्षेत्र हैं। अब अगर उसमें हम 6 से 7 करोड़ और जोड़ दें तो 350 और लगेंगे। इसका मतलब ये है कि 525 निर्वाचन क्षेत्र और 525 सांसद। अब ऐसे में नेपाल की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो सभी अगर मिलकर गठबंधन करके एकजुट हो जाएं तब भी वो बहुमत नहीं ला पाएंगे, क्योंकि नेपाल में 3 करोड़ हैं और वहाँ के 6 से 7 करोड़। आप बताइए कौन जीतेगा? ऐसा होने के बाद गवर्नमेंट कौन बनाएगा, रूल कौन करेगा, कानून कौन बनाएगा, लॉ कौन बनाएगा? नेपाल में गोरखपुर को ऐड करने के बाद में योगी आदित्यनाथ को भी स्वीकारना पड़ेगा, उसके साथ मनोज तिवारी को भी स्वीकारना पड़ेगा, शायद दिनेश लाल यादव को भी स्वीकारना पड़ेगा, और ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिन्हें आपको स्वीकारना पड़ेगा। अब वो लोग भी अपनी अपनी पार्टी दर्ता कराएंगे, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी अब अगर नेपाल में है तो हो सकता है इनवैलिड हुआ तो नेपाली जनता पार्टी। ऐसे कर करके नेपाल पे उनका कब्जा हो जाएगा। यही चीज नेपाल पे अच्छा पकड़ बनाने के बाद वो लोग नेपाल को इंडिया के साथ मर्ज कर देंगे। इस बात के ऊपर पार्लियामेंट भी कुछ नहीं कर पाएगा। जनमत संग्रह हुआ तो भी इंडियंस इंडिया के साथ मर्ज होने के लिए रेडी हो जाएंगे। नेपालियों को ना चाहते हुए भी इंडिया के साथ मर्ज होना पड़ेगा, क्योंकि 3 करोड़ और 7 करोड़ में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है।
अब आप ये कह सकते हैं कि जो इंडिया के लोग आएंगे उन्हें हम चुनाव नहीं लड़ने दे सकते हैं, उन्हें बहुत सारे अधिकार हम लोग नहीं देंगे। इसका मतलब क्या है? नेपाल एक प्रजातंत्र देश है और हर एक नेपाली नागरिक, अब जब वो नेपाल में आए तो वो नेपाली हो गए और कोई भी नेपाली नागरिक को किसी भी अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, ऐसा नेपाल का ही कानून कहता है। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हम बाहरी जो बाकी देश हैं उसकी नज़र में हम गलत काम कर रहे हैं और हमारी नीयत और हमारी इमेज बहुत बुरी तरीके से खराब हो जाएगी। अब ऐसे में नेपाल का इतिहास, नेपाल की आइडेंटिटी सब कुछ छिन जाएगा। क्यों? क्योंकि नेपाल इंडिया में मर्ज हो जाएगा। कारण मैंने बता दिया। जमीन मैटर नहीं करता यार, एक अच्छा रिलेशन रहे ये बहुत बड़ी बात है। जमीन के लिए रिश्ते में दरार नहीं आनी चाहिए। और अगर डेवलपमेंट और विकास पे ध्यान दें तो आज भी नेपाल से बड़े बड़े नेशंस नेपाल से पीछे हैं और नेपाल से काफ़ी छोटे छोटे देश नेपाल से भी आगे हैं। और रही बात छोटे और बड़े की, बात उसकी नहीं है, बात यह है कि नेपाल गवर्नमेंट खुद को सक्षम बनाने पे अगर ध्यान दे तो क्या मज़ा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, फॉर एग्जाम्पल हम इजराइल की बात करें, कितना छोटा सा देश है यार, लेकिन उससे अमेरिका भी कांपता है। क्यों कांपता है? क्योंकि वो पावरफुल है, उसकी पॉलिटिकल जो इश्यूज हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, वहाँ पर यूनिटी है। ये सारी चीज़ें नेपाल गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए और सबसे पहले खुद को स्ट्रांग बनाना चाहिए, खुद की सेना को स्ट्रांग बनाना चाहिए। बातों से कुछ भी नहीं होगा। जब बात हथियार और लड़ाई की आती है तो बातों से नहीं जीता जा सकता कि हमें ग्रेटर नेपाल चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। आप खुद को सक्षम बनाओ कि अगर आप सिर्फ बोल दो इंडिया से कि हमें ग्रेटर नेपाल चाहिए तो वो डर जाए कि अगर मैं नहीं दूं तो ये लड़ाई करेंगे और ये जीत जाएंगे और उसे मजबूरी में देना पड़े। तो अभी हम उसके सक्षम नहीं हैं, इस बात को हमें खुद स्वीकारना पड़ेगा। और रही बात कि मैं बालन के ग्रेटर नेपाल वाले फैसले को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बल्कि अपना एक ओपिनियन दे रहा हूं, जिससे कि आपको सिर्फ पास्ट का ही नहीं कि हमारा इतिहास क्या था, हम क्या थे, हमारी ज़मीनें क्या थीं, बल्कि आपको फ्यूचर का भी अंदाज़ा लगे कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। और जहाँ तक मुझे पता है कि नेपाली जो हैं वो दूरदृष्टि की सोच रखने वाले हैं और इसीलिए नेपाल आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ। लेकिन अगर ये फैसला हुआ और आक्रोश में कोई भी फैसला हम लोग लिए तो ज़रूर आगे ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है। और बालन के इस फैसले से मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने ग्रेटर नेपाल वाली पहल की, क्योंकि अगर कोई किसी के भी इंडिपेंडेंस, किसी के हिस्ट्री पे सवाल खड़ा करेगा तो एक पोजीशन पाने के बाद एक्शन तो लिया ही जाएगा। एंड किसी को मुंह तोड़ जवाब देना गलत बात नहीं है। अगर इंडिया ने नेपाल को अपने सांसद भवन में शामिल किया है तो अगर बालन ने ये कदम उठाया है तो मैं उसका सम्मान करता हूँ। दोस्तों, आप नीचे कमेंट में बताइए कि मेरा ये जो ओपिनियन है आपको कैसा लगा। मैं किसी भी कंट्री को हेट नहीं करता और ना ही हेट फैला रहा हूँ, ये बस मेरा एक ओपिनियन है जो सही भी हो सकता है और शायद गलत भी। तो अगर आप मुझसे सहमत हैं तो कमेंट में बताएं कि क्यों सहमत हैं, और अगर सहमत हैं तो भी कमेंट में बताइए कि क्यों नहीं सहमत हैं। लव यू ऑल, बाय बाय। और अगर आपको पसंद आते हैं इस चैनल के वीडियोस तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस लगातार आपके लिए लेके आता रहूँगा और आपको इतिहास के बारे में और नई नई चीज़ों के बारे में अवगत कराता रहूँगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो आप लोगों ने देख लिया, आपको पता चल चुका है कि ग्रेटर नेपाल अगर बन जाता है तो ग्रेटर नेपाल में कौन कौन सी जमीनें आएंगी और ग्रेटर नेपाल के लिए नेपाल के साथ इंडियन मीडिया क्या बात कर रहा है। वैसे तो इंडियन मीडिया हमेशा खिलाफ जाता है, बट आज हम अगर बात करें तो ग्रेटर नेपाल के बारे में कई सारे इंडियन मीडिया चैनल के अलावा आज ये मीडिया चैनल थोड़ा सा अच्छा बोल रहा था। ग्रेटर नेपाल देखिए बनने में काफी टाइम लग सकता है। ग्रेटर नेपाल के लिए नेपाल के पास एक अच्छी खासी आर्मी होनी चाहिए। आर्मी के अलावा या दो ऑप्शन और भी है, या वो चाइना के साथ जाए कि चाइना को बोले कि भाई हम आपको ग्रेटर नेपाल में से आधी जमीन देंगे, आधी जमीन आप लो और आधी जमीन आप जो है हमें दे देना, हम ग्रेटर नेपाल को लेके हासिल करेंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर नेपाल की जनता या नेपाल के जो आम आवाम है या जो नेपाल के पॉलिटिशियंस है या नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर है वो ब्रिटिश के पास जाए और उनको बोले कि मामला जो है ना सुलझा के रख दे। ग्रेटर नेपाल की जितनी भी जमीनें वो नेपाल को वापसी मिले, नेपाल को मिलेंगी तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ग्रेटर नेपाल की जो जमीनें हैं वो नेपाल को वापसी मिल सकती है। ये तीन ऑप्शन है, नेपाल की आर्मी ताकतवर हो, नेपाल चाइना के पास जाए या नेपाल जो है वो ब्रिटिश के पास जाए। इसके अलावा अगर हम नेपाल के बनने की बात करें तो नेपाल को वक्त थोड़ा लगेगा, बट नेपाल और ग्रेटर नेपाल की अगर हम बात करें तो ग्रेटर नेपाल बनने के बाद नेपाल के लिए काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।